Hello students, it's me Vandana Best. Today I am going to teach you second part of chapter 2 Federalism. ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है, इसका पार्ट 1 मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट जो है इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। जो आपकी यूनियन लिस्ट है इसमें वो सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले होते हैं या पूरी कंट्री के लिए कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे कि सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा का मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर द नेशन एंड इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो डिफेंस एक सब्जेक्ट है तो इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और किस लिस्ट के अंडर? यूनियन लिस्ट के अंडर है। ऐसे फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले होते हैं, जैसे कि हमें किसी देश के साथ हमने वॉर करना है, पीस करना है, या फिर हमने कुछ ट्रेड करना है, ठीक है, या फिर हमने किसी देश से कुछ मंगाना है, मीन्स कोई ट्रीटी करनी है, ठीक है। तो ये सारे जो मामले होते हैं ये अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स कहलाते हैं। इनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है अंडर द यूनियन लिस्ट। ऐसे ही है बैंकिंग, है ना। बैंकिंग सिस्टम जो है पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, करेंसी सिस्टम पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए, एक जैसी पॉलिसी इनके लिए बननी चाहिए। तो इनमें कानून बनाने का अधिकार हमारी जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आने वाले सारे मामले ही जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के दायरे में आते हैं, मीन्स वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं कि उन सब्जेक्ट्स में वो कानून बना सकती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन दिस लिस्ट, ओके। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट देखिए, इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक हो गया। यानी कि स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट डाले गए हैं जो कि एक राज्य, एक स्टेट के अंदर या एक लोकेलिटी के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वो इसके अंतर्गत डाले गए हैं। जैसे कि एक स्टेट का पुलिस सिस्टम है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ठीक है। तो इन मामलों में, इन सब्जेक्ट्स में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो इसीलिए इसका नाम जो है स्टेट लिस्ट है। तो वी कैन से स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन दिस लिस्ट, ओके। अगला जो हमारा पॉइंट है ये है कॉन्करेंट लिस्ट। अगली जो हमारी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट है। अब देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दी बोथ गवर्नमेंट्स, ठीक है, ठीक है। दोनों ही गवर्नमेंट के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव पावर्स टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सब्जेक्ट बनाने का अधिकार सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स को होता है। इसीलिए हम इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और इसमें जो मामले आते हैं दोनों के लिए ही समान रूप से क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं वो भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ऐसे ही फॉरेस्ट है, ठीक है। आपको पता है अभी फॉरेस्ट हमारे कितने डिसअपियर हो रहे हैं, फॉरेस्ट को बचाना है तो ये हम लोकल लेवल से, स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल तक हम सबकी जिम्मेदारी है ना। तो फॉरेस्ट किस में डाला गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है इस सब्जेक्ट को। तो इसमें भी कानून बनाने का अधिकार बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को है। फिर ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है। ऐसे मैरिज है, एडॉप्शन है और सक्सेशन है, इनसे रिलेटेड जो भी कानून है इनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं? लॉज बना सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाले सेम सब्जेक्ट में एक स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को
काटता है या उसका अपोज करता है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून अपने आप खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे हम उस मामले में उस कॉमन मामले में जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, कानून बनाया है, उसमें हम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जो है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बता दिया है। लेकिन एक चीज और बच गई है, एक चौथा भी लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं रेज्यूडरी लिस्ट। ठीक है, अब रेज्यूडरी लिस्ट का मतलब होता है वो सब्जेक्ट, मतलब वो लिस्ट जो जिसमें जो सब्जेक्ट बच चुके हैं। ठीक है, मीन्स दो सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो दीज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन रेज्यूडरी लिस्ट। ठीक है, तो इसको रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स में हम किसको रख सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम है। ठीक है, तो द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट, तो दी सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम साइबर क्राइम को रख सकते हैं, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कंप्यूटर और साइबर क्राइम की कोई बात नहीं थी। उस समय इतना नॉलेज था नहीं कि भाई हमारा देश इतनी तरक्की करेगा कि साइबर क्राइम होंगे, तो इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं बने, कोई सब्जेक्ट ऐसा दिया नहीं है इन तीनों लिस्टों में। तो ये कौन सी लिस्ट में रखा जाएगा, रेज्यूडरी लिस्ट में। ठीक है, और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि विच गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन दी रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, को है, और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इसमें कानून नहीं बना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया ने कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी या किस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया है, जिसके कारण की एक डाइवर्स कंट्री इंडिया और इसके लोग जो हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी केवल 40% पीपल के द्वारा बोली जाती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वो लैंग्वेज जिसमें जो है सरकार के काम काज हो सकते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सारे के सारे स्टेट्स में बोली जाती है या वहां पे उसका यूज गवर्नमेंट के द्वारा कामकाज करने में किया जाता है। ठीक है, तो ओनली 40% पीपल स्पीक हिंदी। ठीक है, एंड रेस्ट 60% पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑफ देयर स्टेट्स, है ना, तो जो 60% लोग हैं वो अपने राज्यों में या अपने रीजन में बोली जाने वाली भाषाओं को बोलते हैं, जैसे कि मलयालम इन केरला एंड कन्नड़ इन कर्नाटका, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। अब पढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स यूनाइटेड द कंट्री एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। देखिए बेटा, क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इसमें बहुत सारे नए राज्य बने। ठीक है, और बहुत सारे नए राज्य बने, किस आधार पे बने, एक तो उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन या किस तरह का एक जैसा जो कॉमन ज्योग्राफिकल कंडीशन एक एरिया में है तो उनको एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, और इसी तरह से कल्चर के आधार पे राज्य बांटे गए, इसी के अलावा लैंग्वेजेस के आधार पे राज्य बांटे गए। ठीक है, तो वो राज्य लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, वो राज्य जो कि एक कॉमन लैंग्वेज सभी लोगों के, उस राज्य के लोगों के, अधिकतर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उसके आधार पर जब राज्य बनाया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जितने एरिया में बोली जाती है उतने पूरे एरिया को एक स्टेट के रूप में बना दिया गया, तो वही जो है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट कहा जाता है। ठीक है, एंड Andhra Pradesh is the first state to be formed on a linguistic basis in India. ठीक है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था, पहला राज्य था जो कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषा, यानी कि तेलुगु भाषा बोलने वाले जितने भी लोग जितने एरिया में रहते थे उसके आसपास आंध्र प्रदेश के, उस पूरे एरिया को मिला के एक स्टेट बना दिया गया जिसको क्या कहा गया, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश जो है पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना और इसके बाद बहुत सारे अदर लिंग्विस्टिक स्टेट बने। ठीक है,
तो आंध्र प्रदेश जो है 1953 में अक्टूबर में बना था लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया ना तो उस समय हमारे लीडर्स को लग रहा था इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन इससे जो है अब हमें पता चल रहा है कि इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान हो गया है। सरकार चलाना, देश चलाना, राज्य चलाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है। The leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of हिंदी। ठीक है, यानी कि हमारे देश के जो नेता थे वो लोग जानते थे कि हिंदी केवल 40% लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदी को जो है केवल इतना ही स्प्रेड किया है कि इतना ही फैलाया है या इतना ही इसका विस्तार किया है कि दूसरी लैंग्वेज वाले अपने आप को जो है हर्ट ना समझें या अपनी लैंग्वेज को कहना चाहिए एलिनेटेड फील ना करें। ठीक है, तो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में जो है हिंदी के अलावा 21 और भी भाषाएं हैं जिनको हम जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होती हैं? वो लैंग्वेज जिनमें हिंदी के अलावा वो 21 लैंग्वेज जिनमें हम जो है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें से कोई भी एक भाषा हम चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग हिंदी चूज करें, हमें हिंदी नहीं आती, हम मलयालम में भी दे सकते हैं, हम कन्नड़ में भी दे सकते हैं, या हम दूसरी भाषाओं में भी अपने टेस्ट दे सकते हैं, या असमी में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हिंदी और 21 अदर्स लैंग्वेजेज एक साथ क्या कहलाती हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहलाती हैं। और ये हमारा बहुत प्यारा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है या लागू किया गया है, जिससे हमारे देश में सारे लोग क्या हैं, सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड टॉपिक भी क्या होता है, अगला टॉपिक भी हमारा पूरा होता है। ठीक है, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनियन टेरिटरीज। Some units of the Indian Union which are too small to become an independent states and could not be merged with any of the existing states are called union territories। ठीक है, तो आपने देखा कि कुछ स्टेट्स जो हैं उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पे अलग बनाए गए हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट जो है एक कॉमन लैंग्वेज बोलने के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट के रूप में अलग स्टेट बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं छोटे पार्ट्स जिनको हम स्टेट नहीं कह सकते, तो वो यूनियन टेरिटरीज कहलाता है। देखिए यूनियन टेरिटरीज होते क्या हैं? ठीक है, इंडियन यूनियन के अंतर्गत या इंडियन कंट्री के अंतर्गत आने वाला, इंडियन बाउंड्री के अंतर्गत आने वाले वो हिस्से जो एरिया वाइज छोटे हैं या पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे हिस्से इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाए जा सकते और न ही इनकी इच्छा है कि ये किसी दूसरे एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज कर पाए अपने आप को। ठीक है, मीन्स न तो ये अपने आप को दूसरे स्टेट के साथ मर्ज करना चाहते हैं और न ही इंडियन गवर्नमेंट एक सेपरेट स्टेट इनको बनाना चाहती है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड लेस पॉपुलेशन। तो ऐसे ही हिस्सों को हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। इनको जो है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज भी कहा जाता है क्योंकि इनका पूरा मेंटेनेंस, पूरा देखभाल, पूरा इसका जो गवर्न करने का काम होता है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है मिली जुली सरकार। ठीक है, अब कोलिएशन गवर्नमेंट होता क्या है ये बताती हूँ। ठीक है, व्हेन एनी सिंगल पार्टी डज नॉट गेट क्लियर मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर मेकिंग गवर्नमेंट, देन दैट पार्टी मेक्स गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स एलाइज एंड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी सफिशिएंट वोट गेन नहीं कर पाती, मीन्स गवर्नमेंट बनाने के लिए उसके जितने कैंडिडेट जीतने चाहिए थे वो नहीं जीत पाते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एलाइज बना के क्या कर सकती है? अपने मेंबर्स की संख्या बढ़ा सकती है। मीन्स जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर्स लेके, उनके मेंबर्स अपने साथ करके क्या कर सकती है? अपना कोरम या अपनी संख्या
पूरी कर सकती है और वो संख्या पूरी होने के बाद वो गवर्नमेंट बनाने की हकदार हो जाती है। तो इस तरह से जब एक मेन पार्टी, एक बड़ी पार्टी अदर स्मॉल पार्टीज या नेशनल या स्टेट पार्टीज का सहारा लेके क्या करती है, उनके साथ मिलजुल के सरकार बनाती है, तो इसी तरह की सरकार को हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो इनके अलायंस होते हैं, इनके अलायंस बताती हूँ आपको। एनडीए आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म आता है कभी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, एनडीए यानी कि ये अलायंस है आपका बीजेपी और इसकी सपोर्टिंग पार्टीज का। बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टीज का जो एक ग्रुप है या अलायंस है वो क्या कहलाता है, एनडीए कहलाता है। तो अगर बीजेपी कोई चुनाव में हिस्सा लेती है और मान लो लोकसभा में, ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट मेंबर्स इसके नहीं जीत पाते हैं, तो इसके जो एलाइज होते हैं वो अपने मेंबर्स इसको देख के क्या करेंगे, वो संख्या फुलफिल कर देंगे जितनी संख्या गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो यही गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, कोलिएशन गवर्नमेंट कहलाएगी। तो बीजेपी का जो अलायंस है, बीजेपी और इसकी सपोर्टिंग पार्टी का अलायंस, वो कहलाता है एनडीए या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसी तरह से यूपीए है अलायंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है, सॉरी अलायंस ऑफ कांग्रेस। हाँ, तो इसी तरह से जो है यूपीए अलायंस है आपका, ये कांग्रेस का अलायंस है। ठीक है, इट इज अलायंस ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी और इसके जो भी सपोर्टिंग या हेल्पिंग पार्टीज हैं वो उनका ग्रुप क्या कहलाता है, यूपीए कहलाता है। ऐसे बहुत सारे अलायंस है, जैसे कि लेफ्ट फ्रंट वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके।